चलो फटाफट। माय डियर्स, सेटल डाउन। चलो सेटल डाउन हो जाओ पहले फटाफट। चलो माय डियर्स, उम्मीद करता हूं कि एसपी के जो इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस मैंने चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेन किए थे वो आप लोगों ने किए होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप वन शॉट लेक्चर्स या आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस की जा रही है वो सभी चीजें आप अच्छी तरीके से कर रहे होगे, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति या जो व्यक्ति विशेष किसी प्रकार की जद्दोजहद, किसी भी तरीके की कोशिश, किसी भी तरीके का हार्ड वर्क, किसी भी तरीके का स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहता, उन सभी के सभी विद्यार्थी गणों के लिए, व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए हम सभी परिवार की तरफ से रेस्ट इन पीस। क्योंकि आज 11 जनवरी सन 2025 है और आज ही की तारीख ठीक 1 महीने बाद 11 फरवरी 2025 की इस शाम को आप पहला पेपर देकर रिटर्न आओगे। कुछ व्यक्ति होते हैं जो सीरियस होते हैं कि मैं 12th स्टैंडर्ड में आ गया हूं। जो अब तक सीरियस नहीं हुआ है उन सभी के लिए कि एक अलार्म है कि भाई अब सिर्फ 1 ही महीना बचा है और 1 महीने के अंदर अगर आप सारी चीजें कंट्रोल वाइज करोगे, इजी तरीके से करो, किसी के फुटपाथ पर चलो, किसी ने कोई रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर अगर चलते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है विद अ प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, कुछ भी उठा के करने से मार्क्स आने वाले बिल्कुल नहीं है। इस चीज की क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी उठा के नहीं करना है। अब आप जो भी, यानी जब से लेक्चर, कल से जो लेक्चर शुरू हुआ उसमें हर लेक्चर का एक टारगेट मार्क्स है। जैसे कल का हमारा टारगेट था कि 8 मार्क के क्वेश्चंस आपको करने थे। आज अपना टारगेट है कि ओसीएम का डिस्टिंग्विश बिटवीन अपन करेंगे और वो भी कितना मार्क कवर करके लेंगे, 12 मार्क्स मतलब 15% ऑफ द पेपर आपका कवर। 80 मार्क का पेपर होता है, 15% यानी तकरीबन 12 मार्क्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, जैसा भी आपको बताया जाए, जो चीजें आपके साथ डिस्कस की जाए उन सारी चीजों को दिमाग में रखो और उसको सिर्फ अप्लाई करने की कोशिश करो। दैट्स इट। आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश है। आप कुछ भी चैप्टर लेकर बैठोगे, ओसीएम का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ऐसा करते रहोगे तो होने वाला नहीं है। अब आपकी जो भी स्टडी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसी के फुटपाथ या किसी के डिसिप्लिन, किसी के डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। अदरवाइज मार्ग भटकने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और हर दिन का एक मिनिमम टारगेट सेट करो कि आज मेरे को मिनिमम 8 मार्क का क्वेश्चन करना ही है। 8 मार्क का इन द सेंस 8 मार्क के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक दिन आपने डिस्टिंग्विश कर लिया, एक दिन आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, एक दिन आपने जस्टिफिकेशन कर लिया, एक दिन आपने 8 मार्क के क्वेश्चंस कर लिए। कल जैसे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 एसपी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो हमारे 8 मार्क कंफर्म हो गए कि ये 6 में से कुछ भी पूछने तो अपने को आना चाहिए। वैसे आज मैं जितने भी डिस्टिंग्विश कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ क्वेश्चंस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे। कुछ क्वेश्चंस पूछने का तरीका आपको सीक्वेंस वाइज में डिस्कस करूंगा। तो सारी चीजें दिमाग में बैठाने के बाद इस पूरे के पूरे लेक्चर के बाद जो भी आपके साथ डिस्टिंग्विश हो गए वो सारे डिस्टिंग्विश का को आपको कल के लेक्चर के पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, आज मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर एक शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जिसमें कल से लेके आने वाले 20 तारीख के आसपास तक का शेड्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हर दिन शाम को 5:30 बजे कौन से लेक्चर्स होने वाले, कितना होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 124-125 मार्क का पेपर अपन कवर करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20-25, ठीक है,
600 मार्क का पेपर होता है, तो उसकी मेजॉरिटी चीज, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें नहीं ली है जो मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी सिंगल लेक्चर चल रहा है, बाद में वो डबल लेक्चर्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। इंग्लिश भी आएगा, हिंदी भी आएगा, उसका शेड्यूल उसके बाद बनेगा। ठीक है, सिर्फ आपका काम क्या है, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से अप्लाई करने का है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हो तो बना और करो, नहीं बना सकते तो आपको अभी सिर्फ क्या करना है, किसी की स्ट्रैटेजी को सिर्फ फॉलो करना है। और डू नॉट इंडल्ज इन मल्टीपल स्ट्रैटेजीज में आने का नहीं। ठीक है, सो आप ध्यान से सिर्फ और सिर्फ देखोगे क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस है। 12th स्टैंडर्ड का ओसी तो पता है, एक सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सबको पता है सबको ना, है कि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन 12 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपका और मेरा साथ बना रहेगा। डिस्टिंग्विश शुरू करने से पहले आपके साथ दो चीजें डिस्कस करता हूं कि आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टिंग्विश पूछते, पता है ना, 3 की 4 में, 4 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ओसीएम का डिस्टिंग्विश पूछता है। हर डिस्टिंग्विश 4 मार्क का होता है, पेपर में 4 डिस्टिंग्विश आता है, उसमें से आपको कितने करने होते हैं, 3। ये तो पता है ना। मैं आपको बोलता हूं 3 ऐसे चैप्टर्स बोलता हूं जिसके डिस्टिंग्विश आएंगे ही आएंगे। बिना चैप्टर 7 के डिस्टिंग्विश खत्म नहीं होगा, यानी चैप्टर नंबर 7 का डिस्टिंग्विश आएगा ही आएगा। चैप्टर 2 का डिस्टिंग्विश कंफर्म 100% पेपर में होगा। एंड थर्ड चैप्टर नंबर 4 का डिस्टिंग्विश आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 4 का रिपीटेशन भी हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा चैप्टर जिसके ऐसे चैप्टर नंबर 8 में मार्केटिंग और सेलिंग करके वैसा कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, यानी अगर 4 में से 3 अटेम्प्ट करना है तो 3 चैप्टर आपको पता है। 4 में से कितना अटेम्प्ट करना है अपने को, 3। तो अगर अपने को इतना पता है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ब्रैकेट में लिखा होगा एनी 3 एंड इट इज फॉर 12 मार्क्स, यानी हर डिस्टिंग्विश कितने मार्क के लिए होगा, 4 मार्क के लिए होगा। तो इतना तो मैं कंफर्म बोलता हूं, चैप्टर नंबर 2 का एक डिस्टिंग्विश आएगा, चैप्टर नंबर 4 का आएगा, चैप्टर नंबर 7 का आएगा, ये 3। और इस चैप्टर नंबर 7 के डिस्टिंग्विश के बिना तो कभी पेपर बना ही नहीं है। ये 3 टॉपिक 100% आएंगे, समझा। तो अब 4 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट मिनिमम 5 पॉइंट्स। मैं बोलता हूं मिनिमम 5, मैक्सिमम 6। 6 से ज्यादा लिखना ही मत। मैं तो बोलता 5 से ज्यादा लिखने की जरूरत है, 4 का ही मार्क्स मिलने वाला है। एक तो हम अपने सेफ्टी के लिए लिखते हैं, डू नॉट राइट मच मोर, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत। एंड ईच एंड एवरी डिस्टिंग्विश शुड बी रिटन इन द फॉर न्यू पेज। हर डिस्टिंग्विश नए पेज से शुरू होना चाहिए। ठीक है, राइट मिनिमम 5 पॉइंट्स, स्टार्ट एवरी डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉम न्यू पेज। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन नंबर should be mention properly। भाई साहब, बच्चे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख के आते हैं। पहला लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं, चौथा। तो अगर पहला लिख रहे हो तो पहला नंबर, दूसरा लिख रहे हो तो दूसरा नंबर, तीसरा लिख रहे हो तो तीसरा नंबर, चौथा लिख रहे हो तो चौथा नंबर। एंड डू नॉट चेंज द साइड्स ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन। सर ये मैंने देखा है, मैंने पेपर चेक किया, मेरे को पता है कि ये करते हैं बच्चे लोग गलती। मान ले क्वेश्चन पूछा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बच्चे ने लिखा है कंट्रोलिंग
एंड प्लानिंग, भाई साहब मार्क्स नहीं मिलेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में पूछा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो आंसर में भी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ही आना चाहिए। अरे बात समझ में आ रहा है? कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग नहीं चलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, आत्माराम, तुकाराम, भिड़े, सरनेम तो सेम है, तो तुमने भिड़े तो सही लिखा, बट क्या किया, तुकाराम पहले और आत्माराम बाद में। क्या हो गया पता तुमसे? तुम्हारे लिए ये गलती नहीं है, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी गलती है कि बेटे को तुमने क्या बना दिया, बाप, और बाप को क्या बना दिया। तो जैसे ये जितनी बड़ी गलती है ना, वो उतनी ही बड़ी ये भी गलती है। मैं ये सब चीज इसीलिए डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इन द बिगनिंग, क्योंकि मुझे पता है कि 90% लोग अगर सही जा लिखेंगे तो 10 तो ऐसे होंगे ना जो अपनी मर्जी क्या करते हैं। नहीं सर, मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल पढ़ा। सीक्वेंस ऐसे ही होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। एग्जाम में पूछा है नेशनल और डिस्ट्रिक्ट। अब ध्यान दो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल है। एग्जाम में अगर डिस्ट्रिक्ट और नेशनल पूछता तो ये स्टेट गायब करके लिख देते, बट एग्जाम में पूछा नेशनल और डिस्ट्रिक्ट, तो भाई साहब तू अपने ज्ञान को क्यों पूछ देख रहा है? तू पहले डिस्ट्रिक्ट इधर लिख, बाद में नेशनल इधर लिखना। लेकिन एग्जाम में जैसा पूछा है उसको वैसा ही दिखना चाहिए। अरे समझा? ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना गलती से दुर्घटना हो जाएगी। गलती से मिस्टेक के चक्कर में अच्छे खासे लोग टपक जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 2, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 में किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विश नहीं है। इतना तो क्लियर है। चैप्टर नंबर 2 में डिस्टिंग्विश इतने तरीके से पूछे जाते हैं। जरा देखो एक बार क्वेश्चन में क्या क्या कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मालूम है कि नहीं? पढ़ा है ना ये चैप्टर? शायद 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 पढ़ा है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, 6 ही था। 7वां वाला तो नहीं आया ना, रिपोर्टिंग, बजटिंग वाला डाल तो नहीं थे जबरदस्ती? हाँ, होता है, बच्चे लोग कुछ भी बोलते। तो 6, अब वो 6 के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। प्लानिंग को कंट्रोलिंग के साथ, कंट्रोलिंग को कोऑर्डिनेटिंग के साथ, कोऑर्डिनेटिंग को स्टाफिंग के साथ, स्टाफिंग को डायरेक्टिंग के साथ, डायरेक्टिंग को किसी के साथ भी बजा के दिया जा सकता है। तो ये जो दिख रहा मालूम है लाल लाल, ये जो लाल लाल दिख रहा मालूम है, लागा चुनरी में दाग, तो ये सारे ऐसे दाग है ना जो एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ, कि अपने को इतना मालूम है कि ये चैप्टर से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। मोटा मोटी आपके साथ डिस्कस करता हूं। 7 क्वेश्चन पेपर मल्टीप्लाइड बाय 4 डिस्टिंग्विश आता है, यानी पूरे पेपर में कितने डिस्टिंग्विश होंगे? तकरीबन 28। इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 28 में से 10 डिस्टिंग्विश तो कहां पे पूछा है? चैप्टर नंबर, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि चैप्टर नंबर 2 का डिस्टिंग्विश आएगा, मतलब आएगा। समझा? मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने जब बताता हूं ना कि ऐसा करो वैसा करो, जब मैं बाहर जाता हूँ सेमिनार वगैरह के लिए जाता हूँ या बाहर की क्लासेस में जाता हूँ पढ़ाने या उनको गाइडेंस वगैरह के लिए जाता हूँ ना, तो जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7 का डिस्टिंग्विश 100% आएगा, मेरे खून से लिख लो, एग्रीमेंट पे साइन करवा के ले लो मेरे से, आएगा मतलब आएगा।
तो उनके लिए ऐसा लगता है अरे ये बंदा तो कुछ अलग ही बता रहा है, ये तो अपने सामने क्या है, भगवान है। बाद में सर को पूछता हूँ, सर ये बताए नहीं थे बच्चे लोग, बोलते सब मैं तो बता घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं भी तो पढ़ाते पढ़ाते ये बोलता चैप्टर 2 करके जा, चैप्टर 4 करके जा, चैप्टर 7 करके जा, लेकिन बच्चा सुनता किधर है। ऐसा नहीं है, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे ज्यादा अपना एक्सपीरियंस है। सिंपल सा, अगर मैं बोल दिया चैप्टर 2 आई का डिस्टिंग्विश आएगा, मतलब तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है, उसके बाद तुमको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। अब उसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो बाद में डिटेल में, तुमको तो अभी डिस्टिंग्विश ये पूरा एक टेक्स्ट बुक आएगा बाद में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक पूरा टेक्स्ट बुक आएगा, एक पूरा सेमेस्टर 2 चैप्टर के दम पे निकालेंगे तुम लोग। What is management? What are the features of management? What are the functions of management? What are the nature of management? What are the Henry Fell का 14 principle आएगा, scientific management में FW का techniques of management, उसके बाद functions of management, planning, controlling, coordinating, staffing, directing, coordinating, controlling सब आएगा। फिर distinguish आएगा, ऐसा करके ना planning एक चैप्टर आएगा, coordinating चैप्टर आएगा, staffing चैप्टर आएगा, controlling चैप्टर आएगा। तुम पहले फर्स्ट सेमेस्टर का टेक्स्ट बुक उठाएगा ना, उसमें 12 चैप्टर और 12 के 12 चैप्टर ये चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। मतलब तुम बोलेगा यार कम से कम ग्रेजुएशन में एक टेक्स्ट बुक कम पढ़ना पड़ेगा। कब पता है, जब ये पढ़ा रहेगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। समझा? इतना क्लियर हो गया कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े जाकर कोई मतलब नहीं है। समझा? अब मैं जो भी डिस्टिंग्विश आपको बताऊंगा, मैंने यहां पर सिर्फ 3 डिस्टिंग्विश डिस्कस किया आपके साथ। कितने? 3। समझा? सिर्फ 3 डिस्टिंग्विश लिए। अब ज्यादा ध्यान से देखना, मैं बताना क्या चाहता हूं। आप क्या करना है, ईमानदारी से पे अटेंशन करके, ठीक है, ऐसा आमने सामने पेज लेने का। 1 2 3 4 5 6 डिस्टिंग्विश आ जाएंगे। इसका जो रेड मार्जिन है वहां पर पॉइंटर्स आ जाएंगे। अब यहां पर जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किए ना, सबके पॉइंटर्स मैंने क्या किए सर, सेम रखे। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एरिया, फैक्टर, ऑर्डर। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एरिया, फैक्टर, ऑर्डर। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एरिया, फैक्टर, ऑर्डर। मतलब आप सिर्फ कितना ऐड करो, 3 से कितना भी बनने तो तुम्हारे लिए तो फायदा ही है। इसीलिए बोलते हैं अच्छे से पढ़ने का। देख गिन के 11 तो ऐसी होगा, मैं देख मोटा मोटी बताया ना मैंने, 3 पढ़ 11 याद हो रहे। अच्छा जरूरी नहीं कि ऐसे 11 ही कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये 3 के आसपास ही घूमेगा। अरे समझ में आ रहा है? यानी इतने को याद कितना करना है सर? अगर तुम बोलेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर रहता है 12th में, पता है मैथ्स में, कि अगर 6 क्वेश्चंस है और ये 6 क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शंस में पूछा जाएगा, तो बताओ कि कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 720 ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 720 के आसपास। ज्यादा मगजमारी मत पड़, तो को 11 12 15 क्वेश्चन बन जाएगा तेरे को आराम से। समझा? 3 पढ़ के जा 15 क्वेश्चन एक साथ हो गया। किसी के साथ भी पूछने थे, अपने को आता है। समझा? कितने मार्क का क्वेश्चन सर? 4 मार्क। क्या स्टार्ट करो? पहला 3 क्वेश्चन लेते हैं जो 4 मार्क के लिए कंफर्म आपके लिए होने वाला है। पहला आराम से लिखना बेटा, पीडीएफ अपने को मैं आपको दे दूंगा। एप्लीकेशन पे जाने का रिवीजन करके बैच रहेगा, वहां पे जाके नोट्स के सेक्शन में जाके क्या करेगा, फ्री में डाउनलोड करने का। समझा? पेड बैचेस मतलब तुमको कंटेंट वहां पे क्या मिलेगा, फ्री। खाली वहां पे ऐसा प्राइस देके डरने का नहीं। तुम खुद भी यूज करो, दोस्तों को भी बोलो कि नोट्स सारा का सारा नोट्स ऑर्गेनाइज मैनर में। एसपी में जाएगा तो एसपी के अंदर एसपी का नोट्स मिलेगा, उसी में मैथ्स में मैथ्स, सब अलग अलग मिलेगा। जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे वैसे वैसे वो फोल्डर रोज अपडेट होता है। समझा? तो नोट्स तुमको, और बाद में वो डाउनलोड करके तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं। फिर मालूम पड़ा किसी दिन पापा ने पकड़ लिया, व्हाट्सएप डिलीट मार दिया, पता सब कुछ फोल्डर गया, तो टेंशन है, वापस से जाने का एप्लीकेशन पर, वहां पर उससे डाउनलोड कर लेने का। समझा? जितनी बार यूज करने का उतना कर, क्योंकि वो इजीली शेयरेबल कर रहा हो। ठीक है?
तो ऐसा नहीं कि ढूंढना पड़ेगा, तुझे पता है तेरा नोट्स किधर मिलने वाला है। क्लियर है? नाउ what is planning? What is planning? What is planning? Planning is an activity which is deciding in advance. प्लानिंग क्या होता है सर? एक एक्टिविटी होती है जिसको हम डिसाइड करते हैं एडवांस में। कितनी चीजें? एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू इट। कितनी एक्टिविटी रे बेटा? 4। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम देखते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। आज तुमने डिसाइड किया, जैसे आज मैंने डिसाइड किया कि आज 11 तारीख है, 11 जनवरी 2025 के दिन ओसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा। ये क्या करना था? ये मेरा लेक्चर लेने का प्लानिंग था। क्या करना है? महा रिवीजन लेना है और 1 शॉट लेक्चर लेना है, ओसी का लेना है। क्या लेना है? लेक्चर लेना है। क्या लेना है? मालूम पड़ गया। कब लेना है? शाम को 5:30 बजे लेना है। ये डिसाइड हो गया। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, डिसाइडेड। कैसे लेना है? लाइव लेक्चर लेना है, ऑफलाइन लेक्चर लेना है, एप्लीकेशन पे लेना है, डिसाइडेड। कौन लेगा? एक ही तो लेगा। क्लियर है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। अरे समझा? एक एग्जांपल और देता हूं। तुम लोगों ने अच्छी खासी पढ़ाई की तो ठीक है, नहीं पढ़ाई की तो पप्पा शादी करवा देंगे। पप्पा क्या करेंगे? प्लानिंग। क्या करने का? शादी। व्हाट टू डू, शादी करना है। कब करना है? 12वीं का रिजल्ट आने दे। पास होएगा तो ठीक, फेल होएगा तो शादी। व्हेन टू डू, रिजल्ट के बाद। कैसे करेंगे? वो मैं डिसाइड करेगा, अरेंज मैरिज की लव मैरिज। ठीक है ना? और कौन करेगा वो बाद में देखेंगे, किससे करना है, कैसे। प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। 4 चीजों का आंसर। सेकंड, पहले वाले में कोई डाउट रहे बेटा? अच्छा, ऐसा लिखना ज्यादा बेनिफिट होता है। रीजन क्या होता है? पॉइंटर्स आपके एक साइड होते हैं, ये दोनों एक साइड होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, प्लानिंग लिखा, उसके ऑप्शन में आपने ऑर्गेनाइजिंग लिखा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पे ऐसा लिखते हैं मीनिंग, ऐसा। बेटा तू लिख तो सही, पहले बोलते मैं नहीं करती, तू लिखती किधर है पेपर? अभी मेरे को तेरा पेपर दिखाने में मजबूर मत करो। ओके बेटा, दिखाएगा। मौत का इंतजार तो 7 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है। सर वो डॉन था, तेरी मौत है, लेकिन अगर पेपर दिखा दे तो पापा इसको कूटी डालेगा, है ना? तो 2 तरीका, पॉइंट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऐसा भी कर सकते हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, बीच में पॉइंट है। तेरे को जैसा लिखने का लिख, बस लिख। कुछ लोग पूछते हैं, मैं एप्रिसिएशन पढ़ाता हूं, सर एप्रिसिएशन पैराग्राफ में लिखने का कि पॉइंटर में लिखने का? मैं बोलता हूं लिखने का। तेरे को जैसा आता है वैसा लिख तो सही, लिखने पे मार्क्स मिलेगा, क्योंकि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। ओसी में भी ऐसा है, पॉइंटर्स लिखा ठीक है, पॉइंटर्स नहीं लिखा लेकिन डिस्टिंग्विश आ रहा है ना, सही है, लिख दे, मार्क्स दे दो। टीचर इज नॉट रेडी टू कट योर मार्क्स। तुम होते हो अपना मार्क्स कटवाने वाले। टीचर्स आर रेडी टू गिव योर मार्क्स। टीचर्स मार्क्स देने के लिए बैठे। तेरे में हिम्मत है क्या? तेरी औकात है क्या मार्क्स लेने की? सिंपल सी बात है। बोर्ड एग्जाम्स में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में फेल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, 20 मार्क का एबीटी, 6 मार्क का केस स्टडी, और इतना भी का 46% तो ऐसे ही आ जाएगा ओवरऑल। पूरे साल झक तो मरा ही नहीं है, कुछ तो पढ़ा रहेगा तूने। एक आंसर भी लिखेगा तो 50, 55, 60% तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तू अगर दिमाग से सोच ही लिया है मैं पास नहीं होएगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, इट्स नॉट अबाउट पासिंग एंड फेलिंग, इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज। ये गेम किसका है? परसेंटेज का है। क्लियर है? नाउ प्लानिंग का
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या बेटा? टू सेट गोल्स एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल्स। यानी प्लानिंग का मेन मकसद क्या होता है सर? अपना मकसद डिसाइड करो और उसके हिसाब से काम करो। और अपना मकसद क्या करो? डिसाइड करो और उसके हिसाब से काम करो। अभी तुम पढ़ाई करने क्यों बैठा? क्योंकि तुमको 12वीं पास होने का है। तुम्हारा गोल क्या? 12वीं पास होना तुम्हारा गोल है, और उस गोल को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा। क्लियर है? एरिया ऑफ फंक्शन, it includes setting objectives by identifying the ways of attaining the goal and selecting the best plan. प्लानिंग क्या करता है कि पहले बताता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या। ठीक है, तो 12वीं पास होना, 12वीं पास होने के लिए ये कर, ये मतलब देयर आर 2 ऑप्शन, देयर आर 3 ऑप्शन, देयर आर 4 ऑप्शन, देयर आर 5 ऑप्शंस। तेरे पास जितने ऑप्शंस है उस ऑप्शन में से सबसे बेहतर वाला ऑप्शन तू चुन के लेकर आने वाला है। जो तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसी को तू क्या करेगा? सिलेक्ट। तो प्लानिंग करने से आपको बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, फैक्टर्स। क्या बोला सर? फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर्स? तो फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या फर्क है पता है ना? कंपनी के अंदर जो काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे सर? इंटरनल फैक्टर्स। और बाहर वालों को क्या बोलेंगे सर? एक्सटर्नल फैक्टर्स। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम सब लोगों ने जियो का नाम तो सुना होगा, तुम सबने कोको कोला जैसे ब्रांड्स का नाम तो सुना होगा। ये ब्रांड्स बाहर दूसरे ब्रांड के साथ कंपटीशन करते हैं, तो बाहर के ब्रांड्स के साथ जो कोलैबोरेशन करना है या कंपटीशन करना है, ये डिसीजन उनका खुद का होता है। तो ये बाहर के अपॉर्चुनिटीज है, ये बाहर के थ्रेट्स है। लेकिन होता है ना, घर का बेदी लंका ढाए। कंपनी के अंदर ही कुछ लोग होते हैं अपनी कंपनी को बर्बाद करने वाले, कंपनी के सीक्रेट्स बेचने वाले, कंपनी के एम्प्लॉइज अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो दीज आर द इंटरनल्स फैक्टर्स। सो प्लानिंग आप करोगे तो दोनों लेवल पे करोगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। समझा? एंड उसके बाद ऑर्डर। सिंपल सी बात है, चालू ही कहां से होता है? ऑर्डर से। पहला 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 मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। सो इट इज द बेसिक फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है सर? प्लानिंग। क्लियर है? मैंने तो किसी का पेपर पढ़ा था, it is the first process, planning is the first process, organization is the second process, staffing is the third process, directing is the fourth process, ठीक है? उसके बाद coordinating is the fifth process and controlling is the sixth process। भाई साहब, डिस्टिंग्विश में ये कौन लिखता? वन फर्स्ट और लास्ट का इज्जत है। बीच वाले को कोई पूछता, पहला और हमेशा याद रखो, पहला और लास्ट आने वाले की इज्जत है, बीच में कौन है उसको कोई याद रखने वाला नहीं है। तो हमेशा याद रखो, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। और यही दोनों पे क्वेश्चन पूछता है। जस्टिफिकेशन देख लेना, जस्टिफाई। प्लानिंग इज द फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जस्टिफाई। अब मुझे जस्टिफाई याद करने को मैंने याद ही नहीं किया, लेकिन मैंने प्लानिंग के बारे में पढ़ा है। भाई साहब कुछ मत करिए, प्लानिंग का पूरा एक साथ उठा के लिख दे, तेरे को जस्टिफाई में पूरा मार्क्स मिलेगा। समझा? पूरा मार्क्स मिलेगा। 4 में से 4 सर, वो तो किसी को नहीं मिलता, 3 3.5 तो मिलेगा। बिना याद किए अगर तेरे को 2 भी मिल रहा तो बहुत बड़ी बात है। You have to use your brain कि कहीं पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है, लिख दे पूरा आंसर। बट मैंने जस्टिफाई कराने के टाइम पे भी मैंने बताया, जस्टिफाई शुड बी इन पॉइंट्स। पॉइंटर्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है रे बेटा? प्लानिंग का फर्स्ट साइड में कोई डाउट है क्या रे? सेकेंड साइड में जाओ। चलो देखो, लेक्चर 2 लोग देख रहे, मेल और फीमेल, तीसरा है ही नहीं बेटा। रीजन इज वेरी क्लियर, एग्जाम में बैठना ही तुमको। अब डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सब कुछ हटाओ, आजू वाला बाजू वाले पे ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दो। देखो, हर टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट काम कर रहा है, हर टीचर। अबे साला, हम लोग ने कभी 12th में इतना नहीं पढ़ा रहेगा, पढ़ाने के लिए इतना पढ़ रहे, मजाक नहीं बोल रहा हूं। हर टीचर, जितने भी टीचर्स कांटेक्ट में, सबसे एक ही चीज है, इतना हमने कभी 12th में नहीं पढ़ा।
पढ़ाने के लिए उतना पढ़ना पड़ रहा, प्रिपरेशन करना पड़ रहा है कि चलो आज शाम को ये लेक्चर लेना तो उसके नोट्स रेडी होने चाहिए ताकि एफर्ट कम हो जाए, पढ़ाना डेडिकेशन होना चाहिए। तो जब टीचर अगर उसके लिए आपके जिंदगी के लिए, क्योंकि देखो बोर्ड का एग्जाम हम तो देने वाले नहीं है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, तो अगर तुम्हारे लिए अगर कोई कर रहा है तो उसका अगर 1 2 3 4 10 15 20 50 100% भी एफर्ट तुमने डालना चालू किया तो इंप्रूवमेंट होने ही वाला है, समझा। सो सिर्फ और सिर्फ जो करा रहे उसको करो, घर पे जाके सिर्फ टाइम पास करना है। मोबाइल मैं हमेशा बोलता हूँ मोबाइल तुम्हारी जिंदगी का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। मोबाइल वो लौती चीज, एक लौती चीज है जो सबसे ज्यादा पवित्र है इस दुनिया में। पवित्र पवित्र गंगा में जाके अपन स्नान करते उसके पाप धो के आते, सही कि नहीं? कभी देखा मोबाइल को बाथरूम में जाके पानी से धोते हुए? कुछ लोग होते हैं घर के अंदर मोबाइल लेके बैठा रहते हैं, बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं, लेकिन बाहर आके हाथ धोते हैं। कभी मोबाइल धोया क्या? पवित्र है ना, वो इतनी पवित्र चीज है ना जिसको 1 महीना साइड में रखो तो 80% भी आ जाएगा। या यूज योर मोबाइल वाइजली, सबसे बेहतरीन चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो आपका काम होएगा। प्लानिंग करो इसे। नेक्स्ट, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है चीजों को एक्यूमुलेट करना, ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping the activities of the enterprise and establish the authority relationship among them। चीजों को साथ में लाना और उनको एक काम पर लगाना, यानी चीजों को साथ में लाकर एक काम करने की चीजों को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो रास्ते में आप जा रहे हो और एक गाड़ी का जो चक्का है वो खड्डे में फंस गया। अभी मैं रिसेंटली 1 हफ्ता पहले विरार के एक स्कूल में फंक्शन था, तो वहां पे मुझे एज अ गेस्ट बुलाया तो मैं गया था। साथ में एक और सर थे हमारे, ठीक है, मिश्रा सर करके थे, तो वो हम दोनों जा रहे थे गाड़ी से। तो वहाँ के अभी सीधी सीधी बात है, किसी भी नए एरिया में जाओगे तो तुमको वो एरिया का रोड वगैरह पता होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। अपने वाकोला एरिया में अपने कहाँ पे क्या खड्डा अपने को पता है। उधर गए, मालूम नहीं पड़ा, हम लोगों ने टर्न, वो डेड एंड था तो हमने टर्न मारा तो एक चक्का नीचे धंस गया। अब अपने को, अब अगर थोड़ी सी गाड़ी आगे जाती तो शायद गाड़ी पलट भी सकती थी। तो वहाँ के जो लोकल होते हैं वो आ गए वहाँ पे बचाने के लिए, संभालने के लिए, गाड़ी को साइड में करने के लिए। सो अब ध्यान से सुनो, गाड़ी को सही सलामत रोड पर लाने के लिए एक चक्का फंसा हुआ उसको उठा, 2 ही ऑप्शन है, या तो आप टेक्निक इस्तेमाल करो या तो आप अपना माइंड इस्तेमाल करो। टेक्निक का मतलब क्या था, कितना हाइट है, पत्थर लाओ, गाड़ी चढ़ाओ, टेक्निक इस्तेमाल करो, गाड़ी का रिवर्स लेना है, आगे लेना है, पीछे लेना है, वो सब ट्राई कर रहे, नहीं इस्तेमाल हो। तो दूसरा क्या हुआ, 5-6 लोग आए, उन्होंने बोला गाड़ी उठाया और साइड में रख दिया, बोला अभी सीधा जाओ। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ 2 थिंग्स, आइदर फिजिकल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस, दोनों में से किसी एक का या दोनों का इस्तेमाल करो तो ही आपका काम होने वाला है। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है रे बेटा? सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव्स। क्यों करने का रे ऑब्जेक्टिव्स? क्यों करने का ऑर्गेनाइजिंग? टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। सारी चीजें तेरे पास आके तो ही कोई चीज बन के बाहर आएगी भाई। मम्मी ने बोला ठंडी ठंडी का टाइम है, मालूम है ना, अभी गाजर का हलवा बनाने के लिए बोले, गाजर के हलवे के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स, चीजें चाहिए। जैसे बिरयानी सुना है माय डियर, सुनो जानते, बिरयानी, वेज बिरयानी की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में वेज बिरयानी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, नहीं होता बेटा। बिरयानी के लिए टाइम लगता है। नाउ अगर कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपके घर पे बन रहा है तो सबसे पहले आपके लिए वो चीजें लाई जाएगी कि कौन कौन सा सामान लगेगा,
उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, वो सारे सामान को लाने के बाद ही आप वो काम कर क्या करोगे, चालू करोगे। एक भी चीज शॉर्टेज हो गई तो जो आपका जो आउटपुट होने वाला है वो प्रॉपर निकलेगा क्या, बाहर नहीं निकलेगा। इतना तो क्लियर है ना। तो यानी चीजों को साथ में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टीम अच्छा परफॉर्म कब करेगी, जब सारे के सारे प्लेयर्स अच्छा एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे। प्लानिंग यानी जो प्लान बताया है अगर उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ तो ही चीजें फुलफिल होने वाली है, टारगेट अचीव होने वाला है, गोल अचीव होने वाला है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग कहां काम करता है, तो इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनिंग द वर्क एंड द एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप। लोगों को साथ में लाओ, उनको काम दो और उनसे काम करवा के लेने की काबिलियत रखनी चाहिए। इसके वैसी अथॉरिटी उनके पास दो कि देख भाई ये काम तुझे ही करना पड़ेगा, यू आर द ओनली वन जो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैं तुझसे बहुत उम्मीदें लगा के आया हूं कि काम तुझे करना पड़ेगा। ठीक है, बोला सर ये काम करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है। ठीक है, तेको मैं 4 लोग दे रहा हूँ, 4 नहीं 5 दे रहा हूँ, बस मुझे मेरा काम करके दे। तो अगर वो 5 लोगों को लेकर काम करने वाला है तो बट ऑब्वियसली उसके पास वो सेंस ऑफ अथॉरिटी, अधिकार भी तो दो कि मैं काम करवा के ले लूंगा, चाहो सर मैं करके ले लूंगा, अथॉरिटी, सेंस ऑफ अथॉरिटी। फिर आ जाओ फैक्टर्स। यहां पे दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर इन द अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। आपने जिन चीजों को प्लानिंग किया उसी को यहां पर क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना। कुछ चीजें आपके पास पहले से होगी और कुछ चीजें आप बाहर से लेकर आनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। ऐसा है कि मम्मी बोले बिरयानी बनाना, एक काम को सब सामान बाहर से लाओ। कुछ तो घर में होगा, तेल होगा, चावल होगा, मसाले होगा, चक्रफूल होगा, कुछ तो आधा से कुछ सामान घर में होगा और कुछ बाहर से लाना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या करना है, यूज करना है। एंड लास्ट, ऑर्डर। प्लानिंग के ऊपर ही क्या डिपेंड करता है, सिंपल से है, तुमने जो प्लानिंग किया उसी के ऊपर तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग सब डिपेंड करता है। क्लियर है, क्लियर है क्या, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, हाँ है ना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट, स्टाफिंग। सो व्हाट इज स्टाफिंग? अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम। मेरा बोलने का मतलब क्या है, सही व्यक्ति को सही समय पर सही काम देने को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम। सही व्यक्ति को सही काम देना, वो भी सही समय पर। क्लियर है। द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation to subordinate managers। सिंपल सी बात है, स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को सिलेक्ट करना। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को जॉब पर लाना, रिक्रूटमेंट करना, लोगों को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करने के बाद उनकी चीजों, उनके हैबिट को डेवलप करना, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर पाए। समझा? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी भी आपके कहा आएगी सर, स्टाफिंग। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव्स। टू अपॉइंट द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। सही व्यक्ति को सही पोजीशन पर बैठाना, वो भी सही समय पर, ताकि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए। थर्ड, एरिया ऑफ फंक्शन। कहां पर काम होता है, सेम रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन ऑफ ह्यूमन। कंपेंसेशन पता ना क्या होता है? कोई व्यक्ति आपके लिए काम क्यों करेगा, पैसे के लिए। तो वो पैसा चाहता है तो उसको पैसे भी दो, उसको मॉनेटरी रिटर्न्स भी दो और उसको अप्रिसिएशन भी दो। तुम्हारे पास काम करने वाला व्यक्ति तुम्हारा एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को आप हर महीने क्या देते हो, पगार। वो आपके कंपनी का एम्प्लॉय है, आपका पर्सनल नौकर नहीं है। नौकर और एम्प्लॉय में फर्क होता है। नौकर और एम्प्लॉय दोनों ही ह्यूमन बींग्स है, उसके ह्यूमन सेंटिमेंट्स है,
वो दोनों ही पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के काम करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप लोगों से काम करवा के ले रहे हो तो आपको उनके ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन इमोशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। समझा? क्लियर है? नेक्स्ट वन, फैक्टर्स। स्टाफिंग नॉर्मली किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? इंटरनल फैक्टर्स। एंड ऑर्डर क्या आएगा? इट फॉलोज द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, यानी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में जो जो चीजों की जरूरत है, कुछ लोगों की जरूरत है तो उसको बुलाओ। क्लियर है? मानो बेंच टूट गया तो बेंच बनाने के लिए कारपेंटर ही आएगा। हमने कुछ चीजें ऑर्गेनाइज की कि हम लोग को शेड बना, तो शेड बनाने के लिए कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, होटल बनाने के लिए कड़िया चाहिए, डिजाइनर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए। तो जिन लोगों की जरूरत है उनको बुलाओ। तो आपने चीजों को क्या करना है? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज में जिसकी जरूरत है उसको बुलाओ। तो ऑर्गेनाइजिंग को कौन फॉलो करेगा सर? स्टाफिंग। क्लियर है? नेक्स्ट वन, डायरेक्टिंग। क्या बोला है? डायरेक्टिंग मतलब एक डायरेक्टर होगा और उसको क्या करेगा? गाइडेंस करेगा। गाइडेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान दो। देखो, हर पिक्चर बहुत अच्छी होती है। मूवीज देखते हो ना आप लोग, आपने डायरेक्टर वर्ड सिर्फ एक ही बार सुना होगा मूवीज में। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम सुना? किसी कंपनी के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर्स होता है, हर मूवी के लिए डायरेक्टर होता है। हर डायरेक्टर का एक एक्टिव, देखो मूवी बाद में बनती है। अगर आपने किसी डायरेक्टर को उसको फ्री हैंड दे दिया कि भाई तू अपने हिसाब से मूवी बना, पूरा पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं, बजट तेरे हाथ में, सब कुछ, तो अपने विजन पे काम कर। अगर वो डायरेक्टर बहुत अच्छा है और उसने अपने दिमाग में पिक्चर ऑलरेडी बना ली, हर सीन्स ऑलरेडी उसने अपने दिमाग में क्या किया है? डायरेक्ट कर लिया है, तो वो दो चीजें एक साथ करेगा। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। वो प्रॉपर बताएगा, शाहरुख खान को बताएगा, अमिताभ बच्चन को बताएगा, सबको बताएगा आपको मैं इस सीन में आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक्टर और डायरेक्टर में क्या फर्क है? देखो ध्यान से। डायरेक्टर क्लियर है, और एक्टर। एक्टर को बोला गया है कि भाई तुझे सिर्फ क्या करना है? एक्शन करना है। मैं जैसा बोलूंगा वो तुझे एक्शन करना है। मेरा काम डायरेक्शन का है। मैं तुझे दिशा निर्देश करूंगा, मैं तुझे डायरेक्शन दूंगा। जैसे मैंने तुझे बोला तुझे सिर्फ क्या करना है? वैसे करना है। सो डायरेक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ गाइडेंस। कुछ चीजें हो रही है, कुछ चीजें नहीं हो रही है, तो लोगों को इंस्पायर करना। द लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग के अंदर लोगों को गाइड करो, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को इंस्पायर करो, लोगों से बात करो, लोगों से कम्युनिकेट करो और लोगों से अच्छी चीजें बाहर निकाल के लेकर आने की कोशिश करो। कभी कभी होता है ना, कोई मूवी देखने के बाद आपको वो सीन देखने के बाद हंसने का मन करता है और वो सीन देखने के बाद आपको रोने का भी मन करता है। कॉमेडी सीन देखने का अगर आपको हंसने का मन कर रहा है, आप उसके पंचेस को पूरी तरीके से फील कर सकते हो, तो ही तो हंसी निकलेगी। इसका मतलब डायरेक्शन का पर्पस, एक्टर का पर्पस कंप्लीट हो गया, हंसाना। लेकिन कभी कभी कोई सीन देखने के बाद आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक्टर अपने इमोशंस को पोर्ट्रे कर रहा है, वो डायरेक्टर के बोलने पर पोर्ट्रे कर रहा है, और अगर आपके आंखों से वो चीजें निकल रही है, आंसू निकल रहे, इसका मतलब डायरेक्शन और एक्टर का काम परफेक्ट है। इसका मतलब उसने क्या किया? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाया है। क्लियर है? To direct the subordinate to get the things done in the right manner। लोगों से सही तरीके से क्या करना है? काम करवा के लेना है। बस डायरेक्टर का काम यही है। एरिया ऑफ फंक्शन, इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्टिंग, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है बहुत बार। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस। अभी मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया। फैक्टर्स, directing is a concern with directly with the internal factor, that is human resources। सामान को तो डायरेक्शन नहीं दे सकता ना, ह्यूमन रिसोर्सेस को डायरेक्शन देना पड़ेगा। ए पैनल उधर चले जा, पैनल उधर थोड़ी ना जाएगा। ए कैमरा इधर देख, कैमरा मैन को बोल सकता है कि मेरे पे फोकस कर, कैमरा मैन फोकस, कैमरा फोकस बोलेंगे क्या? कैमरा मैन फोकस करेगा, कैमरा फोकस करता है क्या? नहीं। लास्ट
order. It follows the organizing and staffing for the execution of the planning. ये organizing और staffing function को क्या करता है? फॉलो करने की कोशिश करता है. क्लियर है क्या रे बेटा? समझा? मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स आपके सेम रखे ताकि आप जब 6-7 में लिखोगे कुछ भी पूछने दे आप इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. थर्ड, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. Coordinating and controlling, meaning coordination is a orderly arrangement of group effort to provide the unity of action in the pursuit of the common goals. Coordination मतलब क्या? एक मकसद को अचीव करने के लिए आपके पास जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में तालमेल बैठाना. सब मिलजुल कर काम करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होने वाला है. Every actor should be coordinated with the each and every one. सबसे कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और कंपनी के अंदर भी सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से तालमेल बैठाकर ही काम करेंगे. अगर एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ झगड़ा हो गया तो कंपनी का ही नुकसान है, उसमें डिपार्टमेंट का कुछ जाता नहीं है. ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द हार्मनी एफर्ट, यानी हमें यहाँ पर क्या फोकस करना है सर? वाइल कोऑर्डिनेटिंग विद द डिपार्टमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, आपको उनकी भावनाओं की भी कदर करनी पड़ेगी एज वेल एज उनके अंदर तालमेल बैठाने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि उनके पास फ्लोलेस स्मूथ एक्सपीरियंस हो किसी भी प्रोसेस को चलने का. एसबीआई बैंक गए हो, लंच के बाद आना, यही बोलते हैं उन लोग, लंच के बाद ही आओ. तो एसबीआई का नाम सुन के लोगों अरे यार कहां फंस गए यार. एसबीआई इकलौती ऐसी बैंक है जहां पर अगर आप जाना पसंद करते हो तो आपको आधे दिन की कम से कम छुट्टी तो लगेगी. लेकिन आप 90% ऑफ द एसबीआई होल्डर्स ऐसा सोचते हैं कि उन्हें बैंक जाना ही नहीं पड़े, इसलिए वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी फैसिलिटी ऑनलाइन करा के लेते हैं ताकि हमारा काम सब ऑनलाइन हो जाए, बैंक में ना जाना पड़े. क्योंकि आप बैंक में गए तो आपको वो प्रोसेस में फंसाकर लंबा चौड़ा लेकर जाने वाले हैं. एरिया ऑफ फंक्शन, इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर. इसमें तीनों का तालमेल होना बहुत ज्यादा. टॉप ने बोला मिडल को, मिडल ने बोला लोअर को, तो सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. फैक्टर्स, इसमें क्या आएगा सर? ह्यूमन रिसोर्सेस. हार्मोनाइजेशन मतलब सभी जितने व्यक्ति विशेष है, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, सबका तालमेल बैठा रहे तो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए और सभी लोग अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेशन करके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे. एंड लास्ट, ऑर्डर. इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलोज द प्लानिंग. कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है? प्लानिंग जैसा पता उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से एक दूसरे के साथ क्या करेगा? तालमेल बैठाने की कोशिश करेगा. लास्ट, कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब होता है आपने जो भी प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कोऑर्डिनेटिंग किया, अब हमारा काम क्या है? कंट्रोल करना. कंट्रोल ऑफ व्हाट? कंट्रोल ऑफ टू थिंग्स. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द स्टेप्स ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स. आपने जो सोचा और एक्चुअल में जो चल रहा है वो दोनों के बीच का कंपैरिजन ही क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग. मम्मी ने बोला 10 मिनट में रोटी बना के चाहिए, तुमने 5 मिनट में बना दिया. डिजायर्ड रिजल्ट 10 मिनट का था, एक्चुअल रिजल्ट 5 मिनट बचाया, इसका मतलब यू आर वेरी एफिशिएंट. समझा? पता ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज की कहानियां बताने वाले लोग, अरेंज मैरिज में लड़की खाना अच्छा बनाती है ना, और लव मैरिज में जो लड़कियां होती है वो खाना होटल में अच्छा खाती है. देखा है? रील्स देखा होगा ना ऐसे बहुत सारे. बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं था, मैंने भी नहीं खाया, चलो होटल चलते हैं. सो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको जो प्रोडक्ट चिपकाया गया है वो दोनों अगर क्वालिटी में फर्क है तो इसका तक कंट्रोलिंग फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है. सो कंट्रोलिंग इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट. एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो फर्क होता है उसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग. टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिव द अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान. प्लानिंग के हिसाब से कंट्रोलिंग किया जाएगा.
ठीक है, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग होने वाला नहीं है। एट लास्ट इट इंक्लूड्स द सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स, आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो आपको सेट करके रखने पड़ेंगे। मेजरमेंट्स इन कंपैरिजन विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग दैट करेक्टिव स्टेप व्हेनेवर नेसेसरी। आप जो काम उनको बताया है वो काम प्रॉपर होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से काम करा तो आपको वहां पर उसको रोक कर उसको करेक्टिव मेजर्स लेकर आना। करेक्टिव मेजर्स मतलब सही रास्ते पर लेकर आना। अरे समझा? होता है ना कभी कभी कि एक लेट से लकड़ी का एक टुकड़ा है, हाथ में तुम्हारे करवत है, करवत समझता है, लकड़ी काटने के लिए। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एक लकड़ी के टुकड़े पे मार्किंग करना है कि लाइन कितना काटना है। तो जो लाइन आपने हाथ से ड्रॉ की है या स्केल से ड्रॉ की है या पेंसिल से ड्रॉ की है, वो है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। वो क्या है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। लाइन है ना कि भाई इधर से ही काटने का है, करवत ली और काटना चालू किया, सही कि नहीं? काट रहे, प्रॉपर कटा मतलब एक्चुअल और स्टैंडर्ड रिजल्ट अच्छा है। कभी कभी होता है बात करते करते करवत टेढ़ा, तो जो लकड़ी का टुकड़ा अपने को बीच में से काटना था वो अब ऐसा कटता है, तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या हो गया? खराब। तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। जैसे पता चला कि आप अपने मार्किंग से भटक रहे हैं, आपको क्या करने का है? अरे वापस नहीं, आपको अपनी करवत को सीधा करके फिर सीधा करने की कोशिश करनी है। उसी को डायरेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। जहां पता चले कि आपकी कंपनी डायरेक्शन से भटक रही है, वापस से क्या करना है? बैक टू द ट्रैक लाने की कोशिश करनी है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट्स फॉर टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे टाटा नैनो, खुशियों की चाबी सुना है? एक जमाने पे टाटा, रतन टाटा सर थे, तो उन्होंने एक दिन अपना किस्सा शायद जाहिर किया, शेयर किया कि मैं रास्ते में जा रहा था तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने एक सिग्नल पे हमारी गाड़ी खड़ी, तो गाड़ी के बाहर मैंने देखा तो एक फैमिली टू व्हीलर पे थी, पति, शायद उसके पीछे उसकी बीवी और 2 बच्चे थे, बारिश में भीग रहे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप उसको छतरी से भी बचा पाओ। सो उनको लगा कि यार एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कंफर्ट मतलब कुछ रहा नहीं है, क्यों ना मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाऊं या ऐसी कोई गाड़ी बनाओ जो सबसे कम अफोर्डेबल प्राइसेस में हो, और उसके लिए एक छोटी से छोटी फैमिली, यानी छोटा से छोटा 2x2 वाली फैमिली हो, हम 2 हमारे 2 वाले, वो भी वो गाड़ी को क्या कर सके? इजीली बाय कर सके। तो उन्होंने इस विजन के हिसाब से अपनी एक कंपनी टाटा मोटर्स के अंडर में टाटा नैनो लॉन्च करने का उन्होंने क्या किया? डिक्लेरेशन किया। टाटा नैनो, खुशियों की चाबी। गाड़ी कॉम्पैक्ट होगी, गाड़ी छोटी होगी, डिजाइन यूनिक होगा, गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। उन्होंने ईच एंड एवरी चीज के बारे में क्या रखा? ध्यान रखा। बट अल्टीमेटली हुआ क्या? उनका जो विजन था अफोर्डेबल कार का, वो विजन रिप्लेस कर दिया, क्योंकि टाटा ने जब ब्रांडिंग किया या जब उनकी ब्रांडिंग शुरू हुई तो उनके नाम के आगे एक वर्ड लग गया, चीप, है ना? उनके कहने का मतलब था वी आर वेरी अफोर्डेबल, सस्ता। लेकिन चीप का दूसरा मतलब भी तो होता है खराब। तो बाकी की कंपनियों ने क्या किया? चीप, अरे 1 लाख में कोई गाड़ी लाता है क्या? फेलियर होने वाला है। चीप, कंपनी खुद बोल रही है कि वी आर वेरी चीप। उन्होंने बोला हम सस्ती गाड़ी लाएंगे, बट उधर क्या हुआ? ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब डाइवर्ट हो गया, और ये डाइवर्जन जो हुआ ना, उसको टाटा कंपनी सही समय पर संभाप नहीं पाई, और जो उनका सबसे सक्सेसफुल वेंचर हो सकता था वो सबसे बड़ा फेलियर बन के बाहर आया। समझा? क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम पर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए। वो ये कर सकते थे, वी आर वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग, हमारे पास जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग है, बट उन्होंने क्या कर दिया? चीप, वी आर वेरी चीप इन मार्केट। चीप इन मार्केट मतलब सस्ते है, तो वो चीप
सेकेंड वर्जन में चला गया, समझा। सो हमको वो करेक्टिव इमेज, जैसे आपको लगे कि कंपनी की इमेज दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, यू हैव टू वेरी वेरी करेक्टिव इमेजेस में। क्लियर है। एंड लास्ट कंट्रोलिंग इज द एंड फंक्शन। क्लियर है करे बेटा, क्लियर है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाए बेटा। चैप्टर नंबर 4 आने ही वाला है, मैंने वैसे ही पहले बताया। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, दिख रहा है। चलो ध्यान से आ जाओ। पहला 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 चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, बॉन्डेड वेयरहाउस एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस। ड्यूटी पेड वेयरहाउस एंड बॉन्डेड वेयरहाउस, जैसा पूछा जाए वैसा। कभी कभी बॉन्डेड एंड ड्यूटी पेड पूछता है, कभी कभी ड्यूटी पेड और बॉन्डेड पूछता है, समझा। चैप्टर नंबर 4 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो बाद में पीडीएफ से लिख लेना, एग्जाम में पूछा गया है, मार्च 24 में पूछा है। नाउ पे अटेंशन। ड्यूटी पेड, इफ एन इंपोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम in the transportation of the goods after making the payment of duty, then goods can be stored at a duty paid warehouse। यानी ड्यूटी पेड, अगर मान लो अगर आपने कोई सामान मंगाया है, दूसरे देश से मंगाया है, और अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, आप उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके अपने दुकान तक, अपने गोडाउन तक नहीं लेके जा सकते, तो इन सच केस आप उस गोडाउन का मतलब उस पोर्ट पर जो ड्यूटी पेड वेयरहाउस होता है, वहां पर एक नेसेसरी अमाउंट पे करके अपने गुड्स को वहां पर स्टोर करवा सकते हैं, समझा। अरे समझा, ड्यूटी पेड वेयरहाउस मतलब गोडाउन, पोर्ट समझ में आता है, बंदरगाह, समंदर के किनारे पे जो पट्टा बंधा होता है जिसको बंदरगाह बोलते हैं, जहां पे सब शिप्स आती है। शिप्स उतरेगी, उतरने के बाद आपको वो सामान क्या करना है, लेकर जाना है, लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो आप पोर्ट पर ही ड्यूटी पेड वेयरहाउस करके एक जगह होती है, वहां पर आप अपने नेसेसरी पैसे भरो और वहां पर स्टोर करवा सकते हो, समझा। क्लियर है क्या रे बेटा। सेकंड, कंट्रोल। ऑल ड्यूटी पेड वेयरहाउस आर पब्लिक वेयरहाउस दैट आर अवेलेबल टू फॉर इंपोर्टर्स। ये कौन सा वेयरहाउस है सर? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, समझा, सभी इंपोर्टर्स के लिए अवेलेबल होता है। क्लासिफिकेशन, ड्यूटी पेड वेयरहाउस हेल्प द इंपोर्टर एज प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स इज टेकन, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स कैन बी डन लाइक सॉर्टिंग एंड रीपैकिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे नॉर्मली क्या करते पता है, मान लो चाइना से कोई सामान आया, चाइना से किसी ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद उस पर स्टिकर लगा के वो क्या करने वाला, अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं। चाइना से सामान लाएंगे और उसके बाद वही सामान क्या करेंगे, अपना स्टिकर मार के अमेरिका को भेजेंगे, इसको बोलते हैं री एक्सपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्टिंग। क्लासिफिकेशन, तो अगर गोडाउन की फैसिलिटी आपके पास खुद अवेलेबल नहीं है तो ड्यूटी पेड पे आप उसको लगाकर अपनी सॉर्टिंग वगैरह की फैसिलिटी कर सकते हो। लोकेशन, ये कहां पर होता है सर? नियर द पोर्ट या फिर डॉक एरिया, समंदर के किनारे या बंदरगाह के इलाके को बोला जाता है। यूज, सच वेयरहाउस आर मोर यूजफुल फॉर द री एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। किसके लिए? जो मंगाया उसी के ऊपर प्रोसेस करके वापस भेजना है तो री एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? री एक्सपोर्ट। आजा बॉन्डेड। बॉन्डेड वेयरहाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तुम्हारा सामान अमेरिका से हमारे यहां पर आ गया, जब तक तुम इसका पैसा नहीं भरोगे, जब तक तुमने इसका कस्टम ड्यूटी नहीं भरा, तब तक ये सामान बाहर जाने वाला नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्डेड वेयरहाउस। क्या बोलते हैं इसको? सर मान लो मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो कस्टम ऑफिसर उस पूरे सामान को सीज करेगा और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद नीलाम करेगा। नीलाम मतलब बेच देगा। अरे समझा? अरे हाँ है ना। सेकेंड, These warehouses work under the control of custom authorities। किसके अंडर काम करेंगे? Custom authorities। The goods are held in bond and cannot be withdrawn without paying the custom duty। आपका जो सामान है वो कहां पर रहेगा सर? पोर्ट पे ही रहेगा। जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं भरोगे तब तक आप सामान बाहर लेकर नहीं जा सकते। क्लियर है? लोकेशन, ज्यादातर ये कहां पर पाया जाता है सर? डॉक एरिया।
अगर कोई इंपोर्टर इज अनेबल और अनविलिंग टू पे कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली देन ही कैन स्टोर द गुड्स और एट अ बॉन्डेड वेयरहाउस। मतलब अगर कोई इंपोर्टर है बोला मैं कस्टम ड्यूटी पे नहीं करूंगा तो टेंशन मत, तू चले जा, तेरा पूरा सामान कहाँ रहेगा, बॉन्डेड वेयरहाउस, यानी तू निकाल नहीं सकता है। लास्ट यूज द इंपोर्टर कैन विड्रॉ द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट बाय पेइंग द कस्टम ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली। मतलब अगर एक साथ तू पैसा नहीं दे तो थोड़ा थोड़ा दे, जितना जितना कस्टम ड्यूटी पे करेगा उतना उतना सामान तू लेकर जाकर बेच, पैसा ला, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर है क्या रे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक मालूम है क्या होता है? आरबीआई। ऐसा सब अपने देश के लिए आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। और अदर देन आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, एसबीआई बैंक, इसका बैंक, उसका बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। आरबीआई का मेन काम क्या है? द मेन फंक्शन टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट। अच्छा ये उल्टा हो गया, ये कमर्शियल बैंक है, हेडिंग चेंज करो, और ये हो गया सेंट्रल बैंक। ठीक है, अरे क्लियर है? हेडिंग थोड़ा चेंज हो, साइड चेंज हो गया। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेंडिंग टू द इंडस्ट्री, लेंडिंग टू द, लोगों से पैसा लेने का और लोन देने का, लोगों से पैसा लेने का और लोन देने का। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कमर्शियल बैंक करेंसी नोट प्रिंट, अरे प्रिंट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई विल गोइंग टू प्रिंट द करेंसी नोट। क्लियर है? सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है सर? मनी सप्लाई। अरे क्या करने का सर? मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कौन कर सकता है? सेंट्रल बैंक। क्लियर है? फिर सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट करेंसी नोट्स। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्या बोला सर? सर पैसा कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बट आरबीआई या सेंट्रल बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। क्लियर है क्या रे बेटा? लोन, कमर्शियल बैंक लोन दे सकता है क्या? हाँ, सेंट्रल बैंक लोन नहीं दे सकता है। अरे क्लियर है? कमर्शियल बैंक लोन किसको देगा? इंडस्ट्री मैन को देगा, इंडस्ट्री को देगा, बिजनेसमैन को देगा। लेकिन सेंट्रल बैंक अगर लोन देना चाहता है तो वो किसको देगा? बैंक को देगा। किसको देगा सर? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओनरशिप, कमर्शियल बैंक प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, कुछ भी हो सकता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? इट इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है करे बेटा? श्योर। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, सिंपल सी बात है, नाम से मालूम पड़ा लाइफ, जब तक तेरी जिंदगी जिंदा है तब तक तेरे लिए इंश्योरेंस। A contract where the insurance company undertake to pay a certain sum of money either on death or maturity for consideration। सिंपल है। बट देखो कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है कि देख तू जिंदा रहेगा तो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, मर गया तो तेरे फैमिली को पैसा मिलेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के। लेकिन 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 उसके लिए जो बंदा है, जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति विशेष है, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा, बदले में प्रीमियम देना पड़ेगा। अरे समझा? अरे व्यक्ति ने कंपनी के पास क्या भरेगा हर बार? मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, साल का हो सकता है। जब इस व्यक्ति का दो चीजें होनी चाहिए, या तो डेथ या तो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। ये दोनों में से जो अर्लियर वाला पार्ट है ना, उसमें क्या मिलेगा उसको? पैसा। अरे समझा? जब प्रीमियम, तुमने कभी पॉलिसी ही नहीं कराई तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। क्लियर है? पॉलिसी टेकन बाय, पॉलिसी कौन ले रहा है? कोई भी ले सकता है, इंडिविजुअल। किसके लिए ले सकता है? खुद के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए ले सकता है। सब्जेक्ट मैटर
भाई जिंदगी यहाँ पे खुद की जिंदगी का, किसकी जिंदगी का? खुद की जिंदगी का पैसा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट टेनर, कब तक? द पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स इवन अंटिल द डेथ ऑफ अ, जब तक मरते नहीं तब तक कभी भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। मान ले तुमको पता है तुम 60 साल में मरने वाले हो, 59 ईयर्स में ले ले, चलेगा। पता होना चाहिए तुम मरने वाला है। मरने के बाद ले सकते हैं क्या? हाँ, मरने के बाद नहीं कर सकता ना, वही। चल आगे। ए मरीन, मरीन, मरीना नहीं है बेटा, मरीन। A contract whereby the insurance company undertakes to pay compensation to be insured in case of loss due to the danger or perils of the sea. समंदर के खतरों से लड़ने के लिए, समंदर, तुम्हारा टाइटैनिक जहाज है। Every night in my dreams, है ना? टाइटैनिक चल रहा है, पूरी दुनिया मजे में है, चला दारू वारू पिएगा, यस। लेकिन अपने जो पायलट था वाला नहीं, ये जो सेलर, पायलट को यहाँ पर क्या होता है? सेलर, कैप्टन। भाई कैप्टन ने कुछ ज्यादा ही मार लिया था, उसको दूर का दिखता नहीं था, चश्मा भी नहीं पहना था उसने। क्या हुआ? ना चाहते हुए भी क्या हो गया? हादसा। टाइटैनिक सीधा डूब गया। अब सिंपल सी बात है, टाइटैनिक डूबने से लोग तो मर गए, लेकिन वो टाइटैनिक से सिर्फ लोग थे क्या? नहीं, लोगों की प्रॉपर्टी भी थी, उन्होंने, या लोगों का सामान था जो एक देश से दूसरे देश जा रहा था। अब सिंपल सी बात है, वो तो बर्बाद हो गए। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे टाइटैनिक का किस्सा हुआ, उसके बाद ऐसा होता है ना कि समंदर में कुछ भी हो सकता है, लुटेरे आ सकता है, तूफान आ सकता है, डैमेजेस हो सकता है। तो समंदर के खतरों से लड़ने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका नाम क्या है? मरीन इंश्योरेंस। क्लियर है क्या? क्लियर है? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? इट कैन टेकन बाय एक्सपोर्टर इंपोर्टर। कौन ले सकता है? इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, या कोई भी शिपिंग कंपनी ले सकती है। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर। यहां पे क्या सब्जेक्ट मैटर है? किस चीज का इंश्योरेंस? सर, कार्गो का, फ्लाइट्स का, या फिर शिप के अंदर जो सामान है उसका इंश्योरेंस लिया जा सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। भाई तेरा सामान रहना भी तो चाहिए, बिना सामान के तो इंश्योरेंस करेगा क्या? नहीं। एंड लास्ट, टेनर, इट इज जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड and may range from 1 month to a year. Normally it does not exceed 1 year. एक साल के, क्योंकि सामान एक साल के अंदर पहुंच जाएगा ना। अभी अमेरिका जाने का तो ऑब्वियसली इट विल टेक 3 to 4 months, 3-4 महीने तो लगेगा। प्लेन से भेजता तो 1-2 दिन में पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा पानी के जहाज से भेजेगा तो थोड़ा सा तकलीफ है। तो जितने समय के लिए, जितना समय वो ट्रैवल करेगा उतने समय के लिए लोग क्या कराते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। क्या रहेगा उसको? मरीन इंश्योरेंस। क्या बोलेंगे इसको? क्लियर है? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? नेक्स्ट, लाइफ हो गया। अब फायर पे आ जा, पुष्पा वाला नहीं। हाँ, तू वायर है, तू फायर नहीं है, वो भी 3 रुपया मीटर वाला। फायर इंश्योरेंस, यहां पे मैटर क्या है? अपना सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा? सब प्रॉपर्टी। अगर तुमको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी जिसको आग से जलने का खतरा है, तो इन केस आप क्या करोगे सर? फायर इंश्योरेंस। क्या करोगे सर? फायर। क्लियर है? सेकंड, कौन लेगा? ऐसा कोई बिजनेसमैन या प्रॉपर्टी जिसको आग लगने का खतरा है, जिसको आग लगने का खतरा है। सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा सर? गुड्स या फिर असेट्स, गुड्स या फिर असेट्स, गुड्स या फिर असेट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेम, इट मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एट द टाइम ऑफ लॉस। एंड लास्ट, टेनर। टेनर मतलब इसका टाइम पीरियड भी क्या रहेगा सर? शॉर्ट पीरियड। क्या रहेगा सर? शॉर्ट पीरियड। क्लियर है? पक्का?
नेक्स्ट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट. करंट अकाउंट इज मेंटेन बाय बिजनेसमैन फॉर रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन. उसके बाद विड्रॉवल. करंट अकाउंट में कितना भी पैसा कभी भी निकाल सकता है, बस तेरे खाते में पैसा होना. पैसा ही नहीं है, अपन पहले से गरीब. डॉक्यूमेंटेशन. भाई साहब, करंट अकाउंट में पासबुक नहीं मिलता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलता है बेटा. क्या मिलता है? डॉक्यूमेंटेशन में करंट अकाउंट खोला तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलेगा हर महीने. चेकबुक मिल सकता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो लिखा ही है, पासबुक कैंसिल कर दो, फिर पेइंग स्लिप वगैरह रहेगा. समझा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी मिलता है. डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कम एटीएम कार्ड, डेबिट कम एटीएम कार्ड मिलता है. क्लियर है? कौन लेता है करंट अकाउंट? कौन ओपन करता है? जिसको पता है कि उसका रोज पैसा आने जाने वाला है, जिसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो सकता है, ऐसे टाइप के बिजनेसमैन, फर्म्स या इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? करंट अकाउंट ओपन करते हैं. एंड रेस्ट्रिक्शन, करंट अकाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट मींस फिक्स अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है? विड्रॉवल, एक बार पैसा लगा दिया, विड्रॉ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट विड्रॉ जब तक उसकी मैच्योरिटी. मान लो तुमने 1 लाख रुपए लगाया और आपने बैंक ने बोला कि आपने 1 साल का एग्रीमेंट करा, 1 साल बोला मेरा 1 लाख रुपए 1 साल के लिए रखो, तो 1 साल के अंदर आपका मन किया निकालो तो निकाल नहीं सकते. और अगर आपने निकाला तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, ब्याज तोड़कर मिलेगा. समझा? ब्याज यानी आपका जो पैसा है वो कट कर मिलेगा, एज अ पेनल्टी चार्जेस वगैरह माइनस होके मिलने वाला है. डॉक्यूमेंटेशन. फिक्स डिपॉजिट पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा? डिपॉजिट रिसिप्ट. क्या मिलेगा सर? डिपॉजिट रिसिप्ट. हु टेक्स इट? जिसको पैसा लंबे समय तक सेव करके रखना है, ठीक है, जिसके पास बहुत आइडल कैश है. आइडल कैश मतलब 1 लाख रुपया मेरे पास पड़ा है, मुझे मालूम है कि 1 लाख का इस्तेमाल होने वाला, तो एक काम करता बैंक में रख देता हूं ताकि कुछ पैसे मिल जाए अपने को, इंटरेस्ट, जिसका मैं यूज भी ना कर पाऊं. लॉक भी हो जाएगा. लॉक मतलब साइड में हो गया, इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा हूं, ब्याज भी मिल रहा है, और ये मेरे लिए क्या हो गया? आइडल कैश होगा. क्या हो गया? लास्ट रेस्ट्रिक्शन. इस पे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. फिक्स डिपॉजिट कभी भी कितने भी समय के लिए किया जा सकता है. क्लियर है करे भाई? सेविंग. करंट तो मैंने बताया. सेविंग कौन ओपन करता है सर? जो अपनी इनकम का क्या बचाना चाहता है? द पर्सन हु वांट्स टू सेव द पार्ट ऑफ इनकम. जो अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा बचाना चाहता है उसको क्या खोलेगा? सेविंग अकाउंट. क्या खोलेगा? सेविंग अकाउंट. विड्रॉवल, तुम अपना पैसा कभी भी डाल सकते हो, कभी भी, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ. लिमिटेशन तो है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी नहीं है लेकिन लिमिटेशन है. डॉक्यूमेंटेशन. अकाउंट खोलते आपको पासबुक मिलेगा, पेइंग स्लिप मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, एटीएम कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड वगैरह जो भी मिलेगा मिलना है. हु टेक्स इट? जिसको पता उसकी फिक्स इनकम ग्रुप है, जिसकी क्या है? फिक्स इनकम ग्रुप है, जो वेजेस कमा रहा है, सैलरी कमा रहा है, वो सब लोग क्या करेंगे सर? सेविंग अकाउंट खोलते हैं. कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट. और रेस्ट्रिक्शन, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. ऐसा बोलते हैं पैसा निकालने और डालने में 40 से 50 ट्रांजैक्शन का लिमिटेशन है. हर बैंक टू बैंक ये वेरी हो सकता है. क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. रोड, रेल, वाटर, एयर. ठीक है, इजी है एकदम. रोड ट्रांसपोर्ट में गाड़ी रोड पर चलेगी. रोड ट्रांसपोर्ट स्पीड. ध्यान से, पहला पॉइंट है स्पीड. रोड ट्रांसपोर्ट की स्पीड क्या है सर? क्योंकि रोड कंडीशन खराब है, एक्सीडेंट के चांसेस, और जहां देखो वहां पे है ना. भगवान से पूछा, खुदा तेरी खुदाई कहां देखूं? बोला रोड पे. है ना. स्पीड.
रेल ट्रांसपोर्ट में स्पीड क्या होता है, रोड से तो ज्यादा ही रहेगा, दूसरा ट्रैक पे रहेगा, ठीक है, तो इट हैज कंसिडरेबल स्पीड बिकॉज ये कहां पे चलता है, ट्रैक। सबसे स्लो क्या है और सबसे फास्ट क्या है, क्लियर है। कैरिंग कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी किसका है, रेल और वाटर। सबसे लिमिटेड किसका है, रोड से ज्यादा रेल, रेल से ज्यादा वाटर, लेकिन उससे लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी यहां पर भी आ गया एयर का। क्यों, प्लेन में जितना कैरिंग कैपेसिटी उसकी लिमिटेशंस है ना। सबसे सेफ फ्लाइट किसकी, एयर भी मानी जाती है, क्योंकि वहां पर माइन्यूट से माइन्यूट भी अगर कुछ भी आ गया ना तो फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है या डिले कर दी जाती है। कॉस्ट, खर्चा, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लगता है सर, लिमिटेड कैपिटल। कौन सा कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वगैरह करना पड़ेगा। रेल ट्रांसपोर्ट के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा क्या रे बेटा, है, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, रेलवे बनाना पड़ेगा, ट्रैक बनाना पड़ेगा, रेलवे की कोचेस बनानी पड़ेगी, खर्चा तो इधर भी है। वाटर ट्रांसपोर्ट में खर्चा नहीं है, क्यों, नेचुरल हाईवे है ना, ये नेचुरल है भाई, पानी है, पानी तो प्रकृति ने बनाया है, तुम तो सिर्फ क्या कर रहे हो, खाली खर्चा किधर है पता है, शिप बनाने का। किसका खर्चा, यहां पे रास्ते पे खर्चा करना है, रेलवे ट्रैक पे खर्चा करना है, वाटर के लिए रास्ते पे खर्चा नहीं करना है, खाली शिप बनाने पे खर्चा करना है। एयर ट्रांसपोर्ट में भी सेम, नेचुरल है, नो कॉस्ट, लेकिन एयरक्राफ्ट, वेसल्स, एरोप्लेन ये बनाने के लिए खर्चा ज्यादा लगता है। डिस्टेंस, रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम आता है, रेल ट्रांसपोर्ट शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए काम आता है, वाटर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम आता है, और एयर ट्रांसपोर्ट भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम आता है। क्लियर है क्या रे बेटा। चार्जेस, रोड ट्रांसपोर्ट का चार्जेस कैसा रहता है सर, नॉट फिक्स, रिक्शे वाले का भाड़ा फिक्स नहीं है, तो इससे समझ में आता है कि इसका चार्ज फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है। मुझे स्टेशन जाना है, स्टेशन कैसे जाना वो डिपेंड करता है, बस से जाना है, पैदल जाना है, वो ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चार्जेस क्या रहता है, कम रहता है, और नॉर्मली इट इज फिक्स। वाटर में भी चार्जेस इज लो, सबसे हाई चार्जेस किधर है, एयर में। डोर टू डोर सर्विस, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड क्या करता है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, बाकी कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। डोर टू डोर मतलब दरवाजे से दरवाजे तक। मेरे क्लास के सामने ट्रक खड़ा हो सकता है, एरोप्लेन, वाटर, गटर, चल चाहिए बारिश में आओ, तुमको बोर्ड का असर कराता हो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड में एनिमल कार्ट, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बैलगाड़ी सब चलेगा। तुम लोग चल सकते हो तो कोई भी चल सकता है रोड पे, इधर तुमको खड़ा भी नहीं करेगा, इधर का सोचना भी नहीं, डूब जाओगे। और इधर जाते ही है, भर भर के जाते, भर भर के लेके आते। मुंबई से जाते समय 2 जाते, आते समय 4 आते, मालूम है ना। अरे महाराष्ट्र अपनी कर्म भूमि है, कर्म, महाराष्ट्र बोलता है जाओ मेरे अंदर समा जाओ, जितना कमाना है कमा लो, लेकिन हमेशा कम से हमारी रिस्पेक्ट तो करो, है ना। हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं यहाँ पे, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द कर्म भूमि। और किसी अगर कोई झगड़ा लगाए ना तो उसको बता देने का। नेक्स्ट आ जाए बेटा, चैप्टर नंबर 5 बाद में करते, 7 करते, पता है क्यों, कंपल्सरी आएगा। चैप्टर 1 है ही नहीं, चैप्टर 2 कंपल्सरी, चैप्टर 4 कंपल्सरी, चैप्टर 7 कंपल्सरी। उसके बाद का करना है नहीं करना है वो तुम डिसाइड करो, रीड करना है नहीं करना है वो तुम डिसाइड करो। अपन सिर्फ चैप्टर 2, 4, 7 2, 4, 7 2, 4, 7 करके जाएंगे। 5 और 8 का रेफरेंस तुमको दे दूंगा मैं,
आहा, रिमझिम ने अपने खजाने से निकाला है। पहले बोली होती यही लगा दिया होता मैं ऐसा। कैमरामैन फोकस फोकस फोकस। हाँ, अभी ध्यान से देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, समझा? ऐसा 3 कॉलम बनाने का, जो भी बताएगा वो 3-3 में रहेगा, ठीक है? नाउ मीनिंग डिस्ट्रिक्ट कमीशन को डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोलते हैं, फोरम, ठीक है? कमीशन और फोरम दोनों सेम होगा यहां पर। नाउ अगर कोई भी कस्टमर किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज लेने के बाद, एंजॉय करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट satisfactory एंड ही wants टू फाइल द केस, क्या फाइल करना चाहता है? केस अगेंस्ट द वेंडर और प्रोड्यूसर, इसको बोलता है डिस्प्यूट। इसको क्या बोलता है? डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट के निवारण के लिए रिड्रेसल कमिटी है। इस डिस्प्यूट यानी झगड़े के निवारण के लिए क्या है? रिड्रेसल कमिटी है। और अगर ये रिड्रेसल कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, कौन से लेवल पर? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम। यही रिड्रेसल अगर स्टेट लेवल पे काम कर रहा है तो क्या रहेगा? स्टेट कमीशन। और अगर यही चीजें नेशनल लेवल पे काम करेंगे तो क्या हो गया? समझा? क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट लेवल इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है करे बेटा? झगड़ा। दूसरा, प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो प्रेसिडेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है या था, दोनों चलेगा। समझा? स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा वो हाई कोर्ट का रहेगा। किसका सर? हाई कोर्ट। इतना लिखना काफी है, हाई कोर्ट का जज। और नेशनल कमीशन वाला सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी है। क्लियर है? थर्ड, मेंबर। यहां पर टोटल कितने मेंबर्स होंगे सर? नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा? 3, 5, 5 पढ़ा शायद, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, है ना? हाँ है ना? 1+2, 1+4, 1+4 ऐसा है। प्रेसिडेंट को छोड़कर बाकी के 2, बाकी के 4, बाकी के 4 ऐसा। और सबको अपने अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर है क्या? तो उसके बाद मेंबरशिप टेनर, एज, यहां पे क्या आएगा? एज लिमिट। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर 5 इयर्स या 65 इयर्स, 5 साल का कार्यकाल पूरा करो, या फिर वो जो मेंबर है उसकी एज 65 होनी चाहिए। ध्यान दो, या तो टेनर कार्यकाल पूरा करो या तो आपकी एज पूरी करो। तो टेनर यहां पर कितना है सर? 5 इयर्स। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो 65 इयर्स का आपका रिटायरमेंट है। 65 इयर्स का क्या है? दोनों में से जो पहले होगा वो। स्टेट कमीशन में क्या है सर? 67। अरे स्टेट कमीशन में क्या है? 65 इयर्स एंड उधर। और यहां पर 70 इयर्स। कितना है सर? 70 इयर्स। अरे कितना है सर? 5 साल तो ठीक है, कार्यकाल 5 साल का होगा। कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का। कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल। उसके साथ साथ एज लिमिट। मानो 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 मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट, मानो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम का क्या हो? जब मुझे अपॉइंट किया गया तो मैं 63 इयर्स का था। कितने इयर्स का था? अब ध्यान दो। हाँ, प्रेसिडेंट की एज 5 साल या फिर 65 इयर्स, ऐसा बोला है। 5 साल अगर मैं ऐड करूं तो 68 होता है, तो मुझे 65 में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। 2 साल ही रह सकता हूं मैं। कितने साल रह सकता हूं? 2 साल। अरे समझा?
एयरफोर्स सुना है? एयरफोर्स सुना है नाम? उसमें पायलट सुना है? पायलट एयरफोर्स में जो रहता है ना पायलट, उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो 56 ईयर्स है। कितनी? 56। लेकिन जो एरोप्लेन अपने मार्केट में घूमता है ना एयरपोर्ट पे, वो 60 ईयर्स। पायलट की एज क्या होनी चाहिए? यानी जो एयरफोर्स वाला रहता है ना, एयरफोर्स वाला, वो एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेने के बाद कमर्शियल पायलट बन के घूम सकता है। घूम सकता है मतलब उसको कोई भी जॉब पे रख सकता है, 4 साल और काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है, अडानी अंबानी का भी बन सकता है वो। क्लियर है करे बेटा? एरिया का ओवर, ये कहां पे काम करेगा सर? स्टेट वाला किधर काम करेगा और नेशनल वाला किधर काम करेगा? अब यहाँ पे आ जाओ, एक और कंपेंसेशन वाला है, मालूम है? कंपेंसेशन जिसकी वजह से लौचा होता है। भाई मेरा मैटर किधर है? मानो 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 मेरा जो मैं अपने नुकसान की भरपाई चाहता हूं, उसकी लिमिट क्या है? 1 करोड़। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाने का 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ वाला मैटर है तो स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन। क्लियर है? हाँ है ना? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? पक्का कंफर्म? ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है? इसके अलावा मार्केटिंग में भी क्वेश्चंस है, हाँ ना? मार्केटिंग एंड सेलिंग है, छोटा सा है, इजी है, तुम पढ़ सकते हो। अपना मेन पर्पस क्या पता है ना? अपना मेन पर्पस क्या है कि 12 मार्क कंफर्म होना चाहिए। कितना मार्क? 12 मार्क कंफर्म होना चाहिए। तो चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, ये 3 चैप्टर्स के डिस्टिंग्विश करके 12 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। जब अपने को पता कि 2, 4 और 7 का करके अगर 12 आ रहा है तो 5 और 8 पे जाने की जरूरत है ही नहीं। और अगर आप जाना ही चाहते हो तो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, पढ़ लेना। होता ना, मेरे को करने का ही है, ऐसा होता सर, आप गलत होगा तो भाई इतने साल में नहीं होता, आज भी आगे भी नहीं होएगा। एक्सपीरियंस और कुछ तो मैटर करता है ना। तो अगर मैं बोला 2, 4, 7 कर, तो पहले तू चेक कर कि 7 क्वेश्चन पेपर में 2, 4, 7 आया क्या? बोले आया है, तो सर सही है। उसके बाद भी तेरे अंदर से आ रहा है कि 5 और 8वां करना चाहिए, तो कर दिया हूं मैंने। और ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ हमने, अरे है ना? और ये इतना ज्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ 2, 4 और 7 पे स्ट्रिक रहने वाले हैं। 5 और 8 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। समझा? इसके पहले के एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रीवियस ईयर के 1 शॉट लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल है। चाहिए एक्सप्लेनेशन तो वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है, ठीक है? क्लियर है? 2, 4 और 7 माइंड में बैठाओ। 12 मार्क्स चाहिए, 2, 4, 7 करके जा, काफी है। समझा? 2, 4, 7 काफी है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के पलट दे तो भी देखो समझ में आ जाएगा कि 2, 4, 7 से अपना काम तो बन ही रहा है। समझा? अरे है ना? क्लियर है? कोई डाउट है क्या रे बेटा? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? फिर से बोल रहा हूं, आज सेकेंड डे पे एसपी के अगर आप स्टूडेंट हो तो 8 मार्क कल अपन ने कवर किया था, आज 12 कवर किया है। 8 और 12 20 मार्क होता है, 600 मार्क का पेपर होता है। 600 मार्क में से 20 मार्क ऑलरेडी कवर्ड अगर आपने किया तो, हाँ बेटा 600 का ही होता है। ओसीएसपी को पीके हिंदी इंग्लिश 100 मार्क का पेपर होता है, इसको सब 600 का होता है। 10वीं में 500 का होता था, इधर 600 का होता है। कुछ नया बताया मैंने? ओके सर, हाँ नया बताया सर, ठीक है? समझा? उम्मीद करता हूं कि कल के लेक्चर से पहले आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। लेक्चर का जो भी रहेगा वो अपडेट तो मालूम है तुमको, तो तुम तो स्मार्ट हो ही ऑलरेडी, ठीक है? सिर्फ अपने टारगेट को क्या करो, पूरा करते रहो। चलो माय डियर्स, फटाफट पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं।